नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 22-23 अक्टूबर को। उसमें आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से सवालों को हल करना है और कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं और आपको उन सवालों को किस तरीके से हल करना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। और साथियों इससे पहले भी हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रखा है, तो आप यहाँ आईटी पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी का बेहतर एनालिसिस वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो साथियों सवाल दे रखा है राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो हमें राजस्थान की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए कि राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। और साथियों अगर किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है ताकि आपकी तैयारी का बेहतर एनालिसिस यहाँ से हो सके। तो साथियों ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया है जैसलमेर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बूंदी और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है जयपुर। तो साथियों आपको दो तीन बिंदु यहाँ से ध्यान में रखने हैं। एक तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए 686 करोड़। ये आपको ध्यान में रखना है, 686 करोड़ राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, राजस्थान की सबसे मैक्सिमम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये है जयपुर। और एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन बनाइए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। तो साथियों हमारे इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैसलमेर, राइट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वृद्धहरि का मेला कौन से जिले में लगता है। तो वृद्धहरि का मेला कौन से जिले में लगता है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है अलवर, दूसरा ऑप्शन दिया है सीकर, तीसरा ऑप्शन दिया है बूंदी और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है उदयपुर। तो अगर राइट आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि वृद्धहरि का जो मेला लगता है वो लगता है अलवर में। और इसको लघु कुंभ की कहा जाता है, ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लघु कुंभ भी इस मेले को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक और सवाल जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके एग्जाम में कि आदिवासियों का कुंभ आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेणेश्वर का जो मेला है, तो बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा पूछे कि लघु कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, तो वृत्तहरि का मेला जो कि अलवर में लगता है। और अगर ऐसा पूछे कि आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, तो वो बेणेश्वर का मेला जो कि डूंगरपुर के आसपास लगता है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, डूंगरपुर के आसपास लगता है। चलिए साथियों दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन दे रखा है बोला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है। तो हमें बताना है कि बोला नामक जो आभूषण होता है उसको कहाँ पे धारण किया जाता है, कहाँ पे पहना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बोर बोर बोरला बोर बोरला और रकड़ी जो होते हैं उनको सिर पर धारण किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनको सिर पर पहना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो नाक में नथ। ये चार पांच एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको अच्छी तरीके से हल कर पाए। तो नाक की बात करें तो नथ, बेसर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नथ, बेसर और बारी जो है वो नाक में धारण किए जाते हैं। कान की बात करें तो कान में दो तीन आभूषण ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो कर्णफूल, ये आपको ध्यान में रखना है, कर्णफूल, पीपल पत्रा, पीपल पत्रा। और एक एग्जाम्पल और आपको ध्यान में लटकन, ये सबको पता होता है लटकन, ये कान में धारण किए जाते हैं। हाथों की बात करें तो कड़ा, मोकड़ा और कात्रिया, ये आपको ध्यान में रखना है, कात्रिया।
ये सारी चीज़ें हाथों में धारण की जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नाक में नथ, बेसर और बारी, कान में कर्णफूल, पीपल पत्रा, लटकन, हाथ में बात करें तो कड़ा, मोकड़ा और कातिया, और अगर बात करें सिर पर धारण करने वाले जो आभूषण हैं उनमें बोला और लकड़ी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको अच्छी तरीके से उसको सोल्व करना है। साथियों साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4। महोदय में कौन सी संधि है? तो हमको बताना है कि महोदय में कौन सी संधि है। तो निश्चित रूप से आपको एक सवाल वहां पे मिलेगा संधि से। देखिए साथियों, फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुण संधि, दूसरा दिया है दीर्घ संधि, थर्ड दिया है यण संधि और फोर्थ आपको दे रखा है अयादी संधि। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो महोदय की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है महा प्लस उदय, जो मिलकर महोदय बनता है। और यहाँ पर अगर संधि की बात करेंगे तो ऊ मिलकर ओ बनता है। और यहाँ पर है गुण संधि, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान की कबीर के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान के जो कबीर है वो किसको माना जाता है? देखिए आप ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है दादू दयाल जी, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है संत माव जी, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है संत हरिदास, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है जाम्बो जी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है दादू दयाल जी को। और आपके जन्म के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में से दोनों में से एक बन सकता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो साथियों अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। रमेश 7 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, फिर विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक स्थान से रमेश कितनी दूरी पर है? तो दिशा ज्ञान से आपके एग्जाम में सिमट जाएगा। उसका कैसे आंसर निकालना है वो आप देखिए। जब भी दिशा ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। चलिए साथियों, मान लेते हैं कि रमेश यहाँ पे खड़ा है और 7 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, यानी कि एक दिशा में वह चला 7 किलोमीटर और यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए कि फिर विपरीत दिशा में, और जब भी विपरीत दिशा के बारे में कहें तो इसको बिल्कुल जस्ट उल्टा करना है। तो विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर चला, यानी कि इस तरफ चला वह 28 किलोमीटर। मान लीजिए कि रमेश यहाँ पर है। तो साथियों अगर प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी और यहाँ से अब यहाँ है वो है 28 में से इस 7 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 21। तो यहाँ पर ये स्थिति है रमेश की। अब देखिए सवाल में आगे क्या बोला गया है कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो दिशा तो ये होगी, दाईं दिशा ये होगी और बाईं दिशा ये होगी। तो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब कि यहाँ पर है। राइट, यहाँ पे पहुंचा रमेश और ये 3 किलोमीटर चला। और अपने प्रारंभिक स्थान से रमेश कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान ये वाला था, यहाँ से 21 किलोमीटर तो ये, और 3 किलोमीटर ये, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 24 किलोमीटर टोटल दूरी वहाँ चला है। अपने प्रारंभिक स्थान से वह 24 किलोमीटर दूर है। चलिए साथियों, तो इस तरीके से दिशा ज्ञान से 100% आपके क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको हल करना है उसको। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है यथाशक्ति में कौन से समास का प्रयोग किया गया है? तो संधि और समास से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन आप देखिए अवयवी भाव समास, दूसरा देखिए तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि समास, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कर्मधारय समास। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो पॉलिटी से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त करता है? तो राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए फर्स्ट दे रखा है 8, दूसरा ऑप्शन आप देखिए 10, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 12। तो देखिए हम दोनों जगह देख लेते हैं कि लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और राज्यसभा में कितने मेंबर नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा।
तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 मेंबर नियुक्त करते हैं, और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर नियुक्त करते हैं। दोनों महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा में तो 12 और लोकसभा में 2, तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्मस्थली है। हमको बताना है कि मीराबाई की जन्मस्थली कहाँ है। ऑप्शन आप देखिए, आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कुकड़ी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है हरनावा, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है साबला, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है मेड़ता। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कुकड़ी, जो पाली जिले में है। एक गांव है पाली जिले के मेड़ता में, कुकड़ी, तो वहां पे आपका जन्म हुआ था। और आपके अगर पिता की बात करें तो आपके पिता का नाम आपको ध्यान में रखना है रतन सिंह। एक महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपके पिता का नाम था रतन सिंह और आपकी जन्मस्थली है कुकड़ी पाली, जो कि पाली के मेड़ता में स्थित है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे से आपके 100% एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दिया है संतुष्ट होना, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया है युद्ध में मारा जाना, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है चुगली करना, और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है प्रिय बनना। तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतुष्ट होना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हमको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन आप देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 3 दिया है जाकिर हुसैन, और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 1952 से 1962 तक आप भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, और नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। और अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की, फर्स्ट राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप फर्स्ट राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री को तो सब जानते हैं, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली कौन सी है। तो चित्र शैलियों से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन आप देखिए, बूंदी शैली, दूसरा दिया है चावंड शैली, थर्ड दिया है जयपुर शैली, और फोर्थ दिया है देवगढ़ शैली। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि पक्षियों को महत्व देने वाली शैली जो है वो है बूंदी शैली, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए साथियों, अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13, यदि रोज को TQUG लिखा जाए तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो हमें बताना है कि इस वाले शब्द से ये वाला शब्द बना है, उसी प्रकार से ब्लू से ही कौन सा शब्द बनता है वो हमें निकालना है। तो देखिए साथियों, ऐसे सवालों को कैसे हल करना है आपको एग्जाम में। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश वर्णमाला में, राइट। तो देखिए, अगर पता होता है तो ठीक, अगर नहीं तो आप इसे बना के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है ABCDEFGHIJKLM, N को ऐसे लिखना है OPQRSTUVWX, Y और Z को आपको इस तरीके से लिखना है। अब हम देखते हैं कि रोज वाले शब्द से TQUG कैसे बनता है। तो आप देखिए कि, तो साथियों आप देखिए कि रोज से ये वाला शब्द कैसे कैसे बनता है। तो आर से बना है टी, तो यहाँ पे चल रहा है आर और यहाँ पे चल रहा है टी, यानी कि हमने +2 ऐड किया, राइट। आगे देखिए कि ओ से बना है क्यू,
ओ से बना है क्यू, और अगर ओ में भी आप +2 ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा क्यू, यानी कि यहाँ पे भी हमको +2 ऐड करना है। आगे देखिए कि एस से बना है ये वाला यू, और एस में भी अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा यू, 2 ऐड करना पड़ेगा तब बनेगा जी। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बना। अब हमें क्या करवाना है कि बी में भी +2 ऐड करवाना है, एल में भी +2 ऐड करवाना है, यू में भी +2 ऐड करवाना है, और ई में भी आपको +2 ऐड करवाना है। तो हमारा आंसर निकलेगा वो देखिए, बी में अगर आप +2 ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा डी। आगे देखिए एल में अगर आप +2 ऐड करोगे तो एल के बाद में दूसरा नंबर पे आता है एन, तो यहाँ पे आएगा एन। थर्ड आप देखिए कि यू में +2 ऐड करोगे तो यू के बाद में दूसरा अक्षर कौन सा है, यू के बाद में दूसरा अक्षर है वो है डब्ल्यू, यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। और लास्ट आप देखिए कि ई में 2 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा जी। ये चल रहा है ई और ये चल रहा है जी, तो जी बना। तो हमारा आंसर निकला डी एन डब्ल्यू और जी, और डी एन डब्ल्यू जी हमारा चल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि हमारे इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आप एग्जाम में सवालों को हल करना है ताकि आपका बिल्कुल राइट आंसर निकले। इन अल्फ़ाबेट का नंबर इन अल्फ़ाबेट का नंबर अगर आपको पता होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऐसे बना के देखना है कि कौन सा शब्द कौन से नंबर पे आता है, फिर आपको सवाल को हल करना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन दे रखा है 14, 2 बना, 8 बना, 18 बना, 32 बना और 50 बना, अगला पद कौन सा निकलता है वो हमें निकालना है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है 72, 100, 98, 96। तो देखिए साथियों, ऐसे सवालों को आपको एग्जाम में कैसे हल करना है। तो आप देखिए 2 से 18 कैसे बनता है, तो 2 में अगर आप प्लस का 6 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 8, राइट। आगे देखिए 8 से 18 कैसे बनता है, तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा तो बनेगा 18। 18 में अगर आप प्लस का 14 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 32, यानी कि आपको 14 ऐड करना पड़ेगा। और अगर और 32 से 50 कैसे बनता है, तो 32 में आपको प्लस का 18 ऐड करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा 50। तो देखिए साथियों, ये जो संख्या हमने जोड़ी, सबसे पहले 6 जोड़ा, उसके बाद में 10 जोड़ा, उसके बाद में 14 जोड़ा, उसके बाद में 18 जोड़ा, यानी कि इन सब में 4-4 का डिफरेंस है। तो अगली संख्या हमको क्या करनी पड़ेगी, तो 50 में हमको 4 ऐड करना है, यानी कि 18 में 4 ऐड करोगे तो बनेगा 22, और 22 को जब आप 50 में ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर बनेगा वो आएगा 72, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो सीरीज बनी कैसे है ये आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सवाल का आंसर मिलेगा। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो साथियों, सवाल दिया है किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग की संख्या कौन से दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन आप देखिए रणथंभौर, दूसरा दिया है नाहरगढ़, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है सिवाना का दुर्ग, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है तारागढ़ का दुर्ग। तो आपको ध्यान में रखना है कि रणथंभौर का जो किला है, दुर्ग है, वो चारों तरफ से प्राकृतिक खाई से गिरा है, प्राकृतिक खाई से गिरा है। इस कारण से रणथंभौर के दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। बख्तरबंद दुर्ग की संख्या इस दुर्ग को कहा जाता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं। फड़ वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन आप देखिए भोपे द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कालबेलियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 दिया है बंजारों के द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है सरगढ़े के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि फड़ वाचन का जो काम है वो बोपे द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एक राइट आंसर है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए। तो साथियों, सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17, 32 खंभों की छतरी स्थित है। तो 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दिया है रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन दूसरा दिया है सिवाना के दुर्ग में, थर्ड ऑप्शन दिया है तारागढ़ दुर्ग में, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है चित्तौड़ के किले में। तो आप बताइए कि 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है 32 खंभों की छतरी। और एक और सवाल आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, वो सवाल है कि 84 खंभों की छतरी
84 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 84 खंभों की छतरी जो है वो तारागढ़ का किला जो है, तारागढ़ दुर्ग में ही स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, कोई सा भी एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो 32 खंभों की छतरी तो रणथंभौर के दुर्ग में, और 84 खंभों की छतरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो तारागढ़ किले में स्थित है, जो कि बूंदी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो साथियों, अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18। कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु, तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए मिनिमम एज लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, 21 वर्ष पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष, 30 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 35 वर्ष। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और भारतीय नागरिक होना चाहिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए, वो होती है 30 वर्ष पूरी कर चुका हो और भारतीय नागरिक हो। तो हमारे दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। साथियों, अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो हमको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 1904 में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1905 में, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1906 में, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 1911 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1905 में किया गया था बंगाल का विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, 16 अक्टूबर 1905। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए। साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कौन से अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है होली के अवसर पर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विवाह के अवसर पर, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है तीज के अवसर पर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है नवरात्र के अवसर पर। तो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है विवाह के अवसर पर, ये आपको ध्यान में रखना है। विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, और शेखावटी क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेखावटी क्षेत्र में ये काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो साथियों, सवाल दे रखा है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का कारण क्या था? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था वो हमको बताना। ऑप्शन आप देखिए, बंगाल के विभाजन के कारण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, थर्ड ऑप्शन आप देखिए चोरा चोरी हत्याकांड के कारण, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चोरा चोरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है ये। तो हवा महल का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, सवाई प्रताप सिंह, दूसरा दिया है जय सिंह, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है मान सिंह, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है ईश्वर सिंह। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। और कब करवाया गया था? तो 1799 में इस महल का निर्माण करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है, ये भी आपको ध्यान में है, इसमें 5 मंजिल है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है लाला लाजपत राय, दूसरा दिया है विपिन चंद्र पाल, तीसरा दिया है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। तो केसरी समाचार पत्र किनका था वो हमको बताना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र थे, एक था मराठा दर्पण,
एक था केसरी। ये दोनों समाचार पत्र आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो साथियों सवाल दिया है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है मुख्यमंत्री। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको राइट आंसर पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हर एक राज्य में राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, नरेगा योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो हमें बताना है कि नरेगा योजना की शुरुआत कब से हुई है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है 2006 से, 2008 से, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 2004 से, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 2005 से। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है कि नरेगा योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 2005 से शुरू हुई है नरेगा योजना, जिसमें 100 दिन का, हर परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 26, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। तो प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है पीरू सिंह, दूसरा दिया है शैतान सिंह, थर्ड ऑप्शन दिया है वीरेंद्र सिंह, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है वेद प्रकाश। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पीरू सिंह को, पीरू सिंह वह प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान से जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों आज हमने कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो साथियों आज हमने कई सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे आपके 12th के CET एग्ज़ाम में, तो हमने आपको सोल्व करके बताया। और अगर आप चाहते हैं कि हम फुल लेंथ पेपर लेके आएँ तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फुल लेंथ पेपर सॉल्यूशन लेके आएंगे ताकि उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।